ट्राई करके देखो। टी है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एक्स है डेप्थ इन किलोमीटर्स। बोल रहे हैं कि अगर x किलोमीटर डेप्थ पर मैं टेम्परेचर को लिखूं तो ऐसे लिखा जाता है, जिसमें t की वैल्यू डिग्री सेल्सियस में, x की वैल्यू किलोमीटर्स में, और x के बारे में ये भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है कि x की वैल्यू 3 से 15 के बीच में। तो पूछा है कि किस डेप्थ पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, ये पूछा। क्या मीनिंग हुआ इसका? मीनिंग हुआ कि एक तो ये बात भी सच होनी चाहिए कि x की वैल्यू जब 3 से लेके 15 के बीच में है तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। इसका मीनिंग यही हुआ ना, टेम्परेचर का फॉर्मूला लिखा है कॉमा x की वैल्यू 3 से 15, इसका कहने का मतलब है ये फॉर्मूला काम करता है जब x की वैल्यू 3 से 15, अदरवाइज फॉर्मूला अलग हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले के साथ ही अटैच है कंडीशन, और बोला कि टेम्परेचर होना चाहिए 200 से 300 के बीच में। तो ये तीनों कंडीशन कहां पे मैच करेंगी वही हमें देखना। पुट कर देते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना है 30 प्लस 25 टाइम्स x माइनस 3, ये है t की वैल्यू। ये टेम्परेचर की वैल्यू 200 से 300 के बीच में होनी चाहिए। ये भी डिग्री सेल्सियस बोला था उसने और ये भी डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, तो सही वैल्यू है, दोनों के दोनों मैच करते हैं। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी, x की वैल्यू यहां से निकालें तो सब में से 30 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बनेगा 170, 25 टाइम्स x माइनस 3 और 30 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बना 270। अब ये 25 हटाना है, सबको 25 से डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड बाय 25, यहां से गायब हो जाएगा, डिवाइड बाय 25। अब ये -3 हटाना है, सब में +3 ऐड कर देते हैं, अकेला x बच जाएगा। +3 अगर करें तो 170 डिवाइडेड बाय 25 +3 x, और +3 इधर भी कर देंगे, 270 डिवाइडेड बाय 25 +3। तो बोल रहा है x की वैल्यू अगर इन दोनों वैल्यूज के बीच में हुई तो टेम्परेचर 200 से 300 के बीच में होना चाहिए। देखो ये कितना बनता है, एलसीएम अगर 25 लें 75 245 x, ये बनेगा 270 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 25, ये कितना बनता है 345 बाय 25, 345 डिवाइडेड बाय 25। एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखो, और हमें ध्यान रखना है कि x की वैल्यू ये जो आए वो 3 से 15 के बीच में ही हो, क्योंकि ये जो फॉर्मूला लगाया है, ये जो फॉर्मूला लगाया है वो तभी काम करता है जब x की वैल्यू 3 से 15 के बीच में। अगर ये 3 से 15 के बीच में तो सही, अगर 3 से 15 के बीच में नहीं है तो फिर हम नहीं बोल सकते। 9.8 से 13.8 उस रेंज में है, सही। 3 से 15 के बीच में x की वैल्यू हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो x की वैल्यू। अगर ये 3 से 15 से बाहर निकल जाता फिर हम ये नहीं बोलते, हम बोलते कि जब ये लेटेस्ट से अगर मेरी वैल्यू आती है यहाँ पर x ग्रेटर देन 9.8 और लेस देन लेटेस्ट से आती 70, अगर ऐसे आता तो फिर मैं बोलता कि ये फॉर्मूला तो केवल 15 तक काम कर रहा था, तो 15 से आगे मैं नहीं बोल सकता, तो मुझे फिर लिखना पड़ता 9.8 से 15 तक, क्योंकि उससे आगे की जानकारी मेरे पास है नहीं। x की वैल्यू 15 से आगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना वो बताया नहीं, तो फिर मैं केवल आंसर यहां तक देता। बात सही, इस बार कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि x की वैल्यू उसने बोला 3 से 15, ये बोला 9.8 से 13.8, तो इसका मतलब उसी रेंज में आ रहा है। या फिर इस बात को आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व किया और मेरा सॉल्यूशन आ रहा है 9.8 से 13.8। ये भी इंक्लूडेड नहीं, ये भी इंक्लूडेड नहीं। ये कंडीशन भी सच होनी चाहिए इन दोनों की, और ये कंडीशन भी सच होनी चाहिए। उस कंडीशन को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3 से 15 के बीच में, यहाँ 3 है ये 15 है, 3 से लेके 15 के बीच में, तो कॉमन वैल्यूज देखेंगे तो वही 9.8 से 13.8, यही आंसर आना चाहिए। बात सही, क्लियर। एक और करके देखो फिर क्वेश्चन। Water acidity in a pool is considered normal when the average pH reading of 3 daily measurements। एक पूल है,
उसके पानी की एसिडिटी को नॉर्मल तब माना जाता है जब दिन में 3 टाइम पे उसमें रीडिंग ली जाती है पीएच की, और वो जो तीनों का एवरेज है वो 7.2 से 7.8 के बीच में आए। 7.2 से 7.8 के बीच में जब 3 रीडिंग्स का एवरेज इन दोनों वैल्यूज के बीच में रहता है तब उसे नॉर्मल माना जाता है। दोबारा से बता रहा हूं, वाटर एसिडिटी इन पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट, 3 डेली मेजरमेंट होंगी, तीनों का एवरेज लेंगे, अगर वो 7.2 से 7.8 के बीच में है तो पूल के पानी का एसिडिटी ठीक है। इफ द फर्स्ट 2 पीएच रीडिंग्स आर, पीएच रीडिंग 1 आई है 7.48, पीएच रीडिंग 2 आई है लेट अस से 7.85, तो फाइंड द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फॉर द थर्ड रीडिंग। जो थर्ड पीएच रीडिंग आएगी उसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है ताकि रिजल्ट नॉर्मल हो, एसिडिटी नॉर्मल कंसीडर की जाए। सोच के देखो। बताओ। हाँ, एवरेज का मतलब है 3 वैल्यूज का एवरेज, दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 3। 3 वैल्यूज का एवरेज होता है, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। 6.28 से 7.187। 6.27 से 8.07। देखो ये यार कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ की। pH3 वैल्यू मान लेते हैं x, ये बोल रहा है ये x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, x की क्या रेंज हो सकती है अगर एवरेज pH इन दोनों के बीच में रहना। एवरेज pH निकाल लेते हैं। एवरेज क्या बनेगा 7.48 प्लस 7.85 प्लस ये थर्ड रीडिंग, तीनों का एवरेज, ये तीनों का एवरेज 7.2 से 7.8 के बीच में रहना चाहिए। लिख लो इसको, यहां से x की वैल्यू सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 6, 21.6, 7.48, 7.85 प्लस x, सबको 3 से मल्टीप्लाई किया है, ये बनेगा 4, 23 बनेगा 23.4, ये बन जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का सम इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों का सम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बनता है ये 7.48 और 7.85 का सब कितना 15.33, तो 15.33 सब में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक साथ हो जाएगा सॉल्व। 21.6 माइनस 15.33, इधर x बचेगा 23.4 माइनस 15.33, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू ग्रेटर देन ये बननी चाहिए वैल्यू 6 पॉइंट कितना था 6.27, एक बार चेक करके देखो सही है कि नहीं, और ये होना चाहिए 8.07। 21.6 को 26.60 मानना है, कहीं इसको 21.6 को 21.06 मानने लग जाओ। 21.60 में से 15.33, 23.40 में से 15.33, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही है। क्लियर है? कैलकुलेशन में गड़बड़ क्लियर है? चले एक और करके देखो फिर। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of cardboard of length
91 सेंटीमीटर। एक 91 सेंटीमीटर लेंथ का कार्डबोर्ड, पूरी लेंथ है इसकी 91 सेंटीमीटर। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of cardboard. इनमें से 3 लेंथ्स कट करना है इसे, कोई भी 3 लेंथ्स, 3 लेंथ्स को कट करना है। The second length to be 3 सेंटीमीटर longer than the shortest. 3 लेंथ लिख लेते हैं। लेटर से एक लेंथ x कट करेगा इसमें से, एक लेंथ y करेगा, एक लेंथ मान लिया z करेगा। ठीक क्या बोल रहे हैं, जो सेकंड लेंथ है इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। सेकंड लेंथ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। पहली कंडीशन ये है। थर्ड लेंथ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। जो थर्ड लेंथ है ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट की डबल होनी चाहिए थर्ड लेंथ। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड। जो शॉर्टेस्ट है उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, कहां से कहां तक हो सकती है। if third piece to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second। ये 3 कंडीशन दी होगी। बोला कि 91 सेंटीमीटर लंबा एक कार्डबोर्ड है, गत्ता है, या फिर आप मान सकते हो स्टिक है। इस 91 सेंटीमीटर लेंथ में से 3 लेंथ काट के आपको निकालनी है, और ये कंडीशन है। जो सेकंड लेंथ है वो सबसे छोटी लेंथ से 3 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए, जो थर्ड लेंथ है वो सबसे छोटी लेंथ के डबल होनी चाहिए, और बोला है कि जो थर्ड पीस है, जो थर्ड लेंथ है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा हो सेकंड लेंथ से। तो ये जो थर्ड है वो सेकंड से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा हो। तो आप बताओ शॉर्टेस्ट लेंथ कहां से कहां तक हो सकती है। सोचो, इन बातों को पहले इक्वेशंस में लिख के देखो, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करो। किसी एक को एक्स वाई जेड में से शॉर्टेस्ट मान लो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप सेकंड लेंथ थर्ड लेंथ लिख सकते हो। एक्स को शॉर्टेस्ट मानोगे तो वाई हो जाएगी सेकंड, जेड हो जाएगी थर्ड। तो y को भी x की टर्म्स में लिख सकते हो, z को भी x की टर्म्स में लिख सकते हो, और बातों को इनइक्वालिटी की फॉर्म में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। 3 लेंथ कट करनी है 91 सेंटीमीटर में से। एक बात का ध्यान रखना, स्टेटमेंट में ये लिखा है कि 91 सेंटीमीटर में से उसे 3 लेंथ कट करनी। उसने ये नहीं बोला 91 सेंटीमीटर को 3 भागों में काटना। कहने का मतलब ये है तीनों का सम 91 से छोटा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 लेंथ आप काट के 91 में से निकाल सकते हो। 10, 20, 30 मान लिया मैं निकाल लूं तो वो भी अलाउड है। ऐसा नहीं है कि 3 हिस्से करने हैं 91 के। तीनों लेंथ 9 का सम 91 से छोटा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बात समझ में? 91 को 3 हिस्सों में नहीं तोड़ना है, 91 में से 3 लेंथ निकालनी। इक्वेशंस लिखिए। पहले इन बातों को इक्वेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। सेकंड टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, थर्ड टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कितनी होनी चाहिए? थर्ड पीस टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। मान लेते हैं पहली लेंथ है, सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है x, सेकेंड लेंथ है y,
थर्ड लेंथ है z। यहीं से शुरू करते हैं, कुछ मान नहीं, बोलो कितने से कितना आ रहा है? नहीं, ये नहीं आंसर इसका। चलो इस बात को वर्ड्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड शॉर्टेस्ट से इतनी होनी चाहिए, थर्ड शॉर्टेस्ट से इतनी होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं ये सेकंड थर्ड नाम दे रहा है, तो इसको हम सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं, और एक्स को मान लेते हैं कि ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। बात सही? यहीं से शुरू करते हैं। बोल रहे सेकंड जो y है वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए। तो y की वैल्यू शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए, तो y की वैल्यू x+3 होनी चाहिए। द थर्ड टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, जो थर्ड है वो शॉर्टेस्ट की ट्वाइस होनी चाहिए, 2 टाइम्स होनी चाहिए शॉर्टेस्ट की। z की वैल्यू 2x होनी चाहिए, इसमें तो कोई इनइक्वालिटी नहीं बोला इसने। सेकंड इतनी है, थर्ड इतनी है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बोल रहे हैं द थर्ड पीस कौन सा है? z कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए सेकंड पीस से, y से। कहने का मतलब क्या है? z शुड बी ग्रेटर देन y से 5 सेंटीमीटर ज्यादा, मतलब z और y का डिफरेंस z माइनस y अगर करें, थर्ड में से सेकंड को घटाऊं तो कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो कम से कम ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। ये बात सही है। थर्ड पीस सेकंड पीस से मिनिमम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए। थर्ड पीस में से सेकंड पीस को मैं अगर लेंथ घटाऊं तो जो लेंथ आएगी वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कम से कम 5 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा भी हो सकती है। ये बात समझ में आई? एटलीस्ट का मतलब कि 5 हो या 5 से ज्यादा, तो एटलीस्ट 5 का ये मतलब। ये बात लिखी है, ये बात लिखी है, ये बात लिखी है, और भी कुछ है अपने पास इंफॉर्मेशन? और कोई इंफॉर्मेशन अपने पास? एक और है जिसे मिस नहीं करना चाहिए, ये भी तो है। ये जो तीनों लेंथ है वो 91 सेंटीमीटर से कट होनी है, तो तीनों लेंथ का सम x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 91 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तीनों लेंथ क्योंकि 91 सेंटीमीटर में से काटनी है, तो तीनों का सम या तो 91 हो, एग्जैक्ट 3 पीसेस में कट जाए, या 91 से कम रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 इक्वेशंस है। अब देखो एक बार ये सेंस बना रही है कि नहीं, और देखो कि आपको क्लिक क्यों नहीं किया ये वाली बात, या कौन सी पार्ट क्लिक नहीं किया कि ये मुझे तो क्लिक नहीं किया, या आपने लिखा तो बात। ये वाला पार्ट देखो, थर्ड पीस सेकंड पीस से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा होना चाहिए। थर्ड पीस सेकंड पीस से लंबा, मतलब थर्ड पीस सेकंड पीस से कम 5 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा होना चाहिए। तो y+5 हो या y+5 से ज्यादा हो या y+5 के बराबर हो। तो जो थर्ड पीस है वो सेकंड पीस से 5 सेंटीमीटर ज्यादा हो या उससे ज्यादा हो। एटलीस्ट बोला था, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 5 तो होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसी बात को हमने ऐसे लिखा। अब यहां से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, और हम तीनों क्या बताना है हमें? शॉर्टेस्ट की लेंथ x की वैल्यू बतानी क्या होनी चाहिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तीनों इक्वेशंस में और देखते हैं क्या बनता है। z की वैल्यू क्या है? 2x, y की वैल्यू क्या है? x+3। ये इनइक्वालिटी नहीं है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या है? x ही रखा है। y की वैल्यू क्या है? x+3। z की वैल्यू क्या है? 2x लेस देन इक्वल टू 91। यहां से x की वैल्यू निकालो, यहां से x की वैल्यू निकालो, आइडिया लग जाना चाहिए हमें। x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 and 3 8। यहां से 2 + 2 4x शुड बी लेस देन इक्वल टू 91 - 3 88। 4 पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड में जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, x लेस देन इक्वल टू 22। तो यहां से x के बारे में ये दो जानकारियां मिल रही हैं कि x की वैल्यू 8 के इक्वल हो या 8 से बड़ी हो, और x की वैल्यू 22 के इक्वल हो या 22 से छोटी। x की वैल्यू 8 हो या 8 से बड़ी हो। ये बोल रहे हैं x की वैल्यू 22 हो या 22 से छोटी। और दोनों बातें, ये सारी की सारी बातें एक साथ सच होनी चाहिए, एक साथ सच होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी x की वैल्यूज है जो सब कंडीशंस को एक साथ सच करती, कॉमन वैल्यूज? तो 8 से 22 की जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, जो x हमने बोला है, तो x की वैल्यू मिनिमम तो 8 हो सकती है, मैक्सिमम 22 हो सकती है। बात सही? क्लियर?
कंफ्यूजन तो नहीं? चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं फिर वर्ड प्रॉब्लम। How many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid? 1125 इतने लीटर्स हैं और ये 45% सॉल्यूशन, 45% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जो 1125 लीटर्स का है। इसमें मैं कितना पानी ऐड करूं? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? कितने लीटर्स वाटर ऐड करें ताकि रिजल्टिंग मिक्सचर 25% से तो ज्यादा एसिडिक हो? जो रिजल्ट आएगा वो 25% से तो ज्यादा हो एसिडिक, 30% से कम। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस सॉल्यूशन? जो एक 1125 लीटर है जो 45% एसिड है, जिसमें कितना पानी मिला दें इसमें ताकि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो 25% से 30% के बीच में रहे। ट्राई करके इस बात का क्या मीनिंग हुआ? ये जो लिखा हुआ है हाँ, इस बात का ये मीनिंग हुआ 1125 लीटर में 1125 का जो 45% 1125 का 45% अगर निकालोगे इंटू 45 डिवाइडेड बाय 100, ये है प्योर एसिड। इतना तो एसिड है इसमें 1125 में। जो बचा हुआ 55% बोलो या 1125 में से जो बचा हुआ लिक्विड होगा वो वाटर है। वाटर है या और कुछ है? क्योंकि ये वाटर की बात कर रहे हैं तो मान के चलते हैं जो बची हुई क्वांटिटी है वो वाटर, टोटल माइनस एसिड वाटर। सही। और जो ये परसेंटेज निकाला जाता है 45%, परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है प्योर एसिड कितना है डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन कितना है इनटू 100। टोटल सॉल्यूशन में एसिड जितना है प्लस वाटर जितना है, इसमें तो दोनों काउंट होंगे, इसमें केवल प्योर एसिड कितना ये काउंट होगा। ये फॉर्मूला लगा के देख। 1125 लीटर में मान लो कि x लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया। अगर x लीटर वाटर ऐड किया है तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया? उस टोटल सॉल्यूशन में प्योर एसिड कितना बन गया? प्योर एसिड बाय टोटल सॉल्यूशन इनटू 100, ये परसेंटेज बनेगा और ये 25% से 30% के बीच में होना चाहिए। लगाओ एक बार, घोड़े दौड़ाओ दिमाग के। लॉजिक समझ में आया कि वो 45% क्या है? प्योर एसिड डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल मतलब एसिड प्लस वाटर जितना भी वॉल्यूम है, तो प्योर एसिड डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 45% है। तो इसमें अगर आप x लीटर वाटर मिला देते हो तो क्या प्योर एसिड का कंटेंट चेंज होगा? कितना प्योर एसिड है वो तो उतना ही रहेगा जितना प्योर एसिड था, बस पानी बढ़ जाएगा, टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्योर एसिड तो उतना ही रहेगा। एसिड तो आपने मिलाया ही नहीं, ना आपने मिलाया ना उसमें से निकाला है, तो प्योर एसिड तो उतना ही रहेगा, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 1125 में x लीटर पानी और ऐड हो जाएगा, तो वो जो परसेंटेज है जो रिजल्ट आएगा वो 25 से 30 के बीच में होना चाहिए। लिख के देखते हैं। इसमें कितना था प्योर एसिड? इसमें था इतना था प्योर एसिड 1125 का 45%। तो जो हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर मिलेगा उसमें प्योर एसिड तो इतना ही बनना है 45/100 इंटू 1125। जो रिजल्टेंट है उसमें तो एसिड उतना ही है, एसिड तो हमने मिलाया ही नहीं है, ना मिलाया है ना निकाला, पर टोटल सॉल्यूशन की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। जो पहले 1125 लीटर रखा हुआ था, 1125 लीटर में आपने x लीटर वाटर ऐड कर दिया। अगर x लीटर वाटर ऐड किया तो टोटल सॉल्यूशन तो बढ़ गया, एसिड उतना ही है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो रेशियो है, इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। बोले ये जो रेशियो है प्योर एसिड डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन इनटू 100, ये जो वैल्यू, ये जो परसेंटेज में आपने निकाली, जो रिजल्टेंट परसेंटेज है वो 25 से 30 के बीच में होना चाहिए।
दिस शुड बी लेस देन 30, दिस शुड बी ग्रेटर देन 25। ये लिखा हुआ इसने, तो यहां से हमें x की वैल्यू बतानी। 25 और 30 के बाय में 100 भी करना पड़ेगा। 100 यहाँ से कैंसिल ही हो जाएगा, ये इसके डिवाइड में है, ये इसके मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये न्यूमरेटर के डिवाइड में है तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल ही हो जाए। ये लिखा हुआ है 25 लेस देन 45 इंटू 1125 डिवाइडेड बाय 1125 प्लस एक्स लेस देन 30, ये लिखा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी, कोई बताओ, कोई टेक्निक, कोई तरीका जिससे x ऊपर आ जाए। क्या मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूं? याद है रेसिप्रोकल का रूल? क्या रूल था? रेसिप्रोकल का रूल ये था कि अगर कोई इनइक्वालिटी लिखी हुई है, लेट अस से x ग्रेटर देन y लिखा हुआ है, जैसे 5 ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है, तो अगर दोनों तरफ सेम साइन है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, अगर सेम साइन है तो रेसिप्रोकल करोगे तो साइन फ्लिप हो जाता है। तो अगर x और y लिखा हुआ है तो x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, जो ग्रेटर का साइन है वो लेस देन का साइन बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। सेम यहां पे कर सकते हैं। क्या मुझे पक्का पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू लिखी हुई है? पॉजिटिव है, वैसे भी पता है 25 से 30 के बीच का नंबर है तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये x की वैल्यू भी देखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पक्का पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो बस इनइक्वालिटी के साइन उल्टे हो जाएंगे। 25 का रेसिप्रोकल 1/25, 30 का रेसिप्रोकल 1/30, इसका रेसिप्रोकल 1125 प्लस x डिवाइडेड बाय 45 टाइम्स 1125। जो लेस देन साइन था वो ग्रेटर देन, जो लेस देन साइन था वो ग्रेटर देन, उल्टे हो गए साइन। अब मुझे बस x की वैल्यू निकालनी और सिंप्लीफाई कर लो। सबको 45 इंटू 1125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉजिटिव नंबर है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 45 1125 डिवाइडेड बाय 25, 1125 प्लस x 45 इंटू 1125 डिवाइडेड बाय 30। सब में से 1125 सब्ट्रैक्ट कर दो, x बच जाएगा। माइनस 1125 माइनस 1125 माइनस 1125, यहां से बचेगा केवल x, ये x की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करके देखो, 1125 अगर मैं कॉमन लूं तो ये बनेगा 45/25 माइनस 1, 45 माइनस 25 इज 20, 20/25, 1125 कॉमन लें, 45/30 माइनस 1, 45 माइनस 30 इज 15, 15/30। देखो क्या वैल्यू बन रही है, ये तो बन रहा है ये, और इधर बन रहा है 5 से चला जाते हैं 5 का 20 5 पर, और ये 5 से 225 इंटू 4, 225 का डबल हुआ 450, 900 ये बन रहा है क्या? चेक करना पड़ेगा, यही आ रहा है, सिर्फ एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 562.5 से 900 के बीच, 900 से कम होनी चाहिए और x की वैल्यू, और 562.5 से आगे होनी चाहिए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? देखो कहाँ दिक्कत आ रही है, लक्ष्य बताओ, कहाँ दिक्कत आ रही है किसी पार्ट में? कन्विंस नहीं? दोबारा से बताओ, शुरुआत से बता दो। देखो 1125 लीटर का सॉल्यूशन था और उसको बोल रहे थे ये जो 1125 है ये 45% एसिड सॉल्यूशन। इस बात का मतलब ये होता है 1125 का अगर आप 45% वॉल्यूम निकालोगे तो आपको प्योर एसिड दिखाई देगा। 1125 का 45% निकालना हो तो 45% का मतलब है 100 में से 45 एसिड है,
एक में से होगा 45/100 और कितने लीटर है 1125 में से होगा 45/100 इंटू 1125, इतने लीटर प्योर एसिड, ये प्योर एसिड। अगर इतना टोटल सॉल्यूशन है तो इतने लीटर प्योर एसिड, बात सही। तो यहां से पता चला हमें कि प्योर एसिड तो इतना है। उसने बोला ये जो कंसंट्रेशन है 45% है, इसको कम करके 25 से 30 करना है, तो इसलिए इसके अंदर पानी मिलाया जा रहा है। पानी में एसिड नहीं होता है तो टोटल वॉल्यूम तो बढ़ता जाएगा पर एसिड उतना ही रहेगा, न्यूमरेटर तो उतना ही रहेगा, प्योर एसिड तो उतना ही रहेगा, पर डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर सेम है, तो वैल्यू छोटी होती जा रही है। 45 से घटते 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 वैल्यू जैसे जैसे पानी मिलाओगे 45 से वैल्यू घटती जाएगी। ये बोल रहा है कि कितना पानी मिलाए कि ये वैल्यू घटते घटते 25 से तो आगे रहे और 30 से पीछे रहे। तो 25 और 30 के बीच में इसकी परसेंटेज होनी चाहिए। तो मुझे परसेंटेज का फॉर्मूला चाहिए। क्या है परसेंटेज का फॉर्मूला? कि प्योर एसिड कितना है डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन कितना है। प्योर एसिड तो चेंज ही नहीं हो रहा है, मैंने पानी पानी मिलाया है, तो ऊपर तो न्यूमरेटर तो यही रहेगा 45/100 इंटू 1125, इतने प्योर एसिड है, डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। 1125 तो पहले से था उस टब के अंदर, उसमें x लीटर और पानी मिला दिया तो 1125 प्लस x, ये टोटल सॉल्यूशन है, ये प्योर एसिड है। प्योर एसिड जितना पहले था उतना ही है, पानी मिलाने के बाद बस टोटल सॉल्यूशन की वैल्यू बढ़ गई, न्यूमरेटर बढ़ गया, तो इसलिए जो 45% की वैल्यू वो घट के मुझे 25 से 30 के बीच में चाहिए। ये जो रिजल्ट आया वो 25 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो प्योर एसिड डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन इनटू 100, उसे परसेंटेज में लिखते हैं। प्योर एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इनटू 100 अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा परसेंटेज में कितना परसेंट सॉल्यूशन, और वो मुझे परसेंटेज में चाहिए 25 से 30 के बीच में, तो ये वैल्यू 25 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप न्यूमरेटर देखो ये लिखा हुआ है 45/100 इंटू 1125 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये जो टर्म है ये 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, 45 के डिवाइड में है, 100 45 के मल्टीप्लाई में, तो 100 कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू बचती है हमारे पास ये 45 इंटू 1125 डिवाइडेड बाय 1125 प्लस एक्स। ये वैल्यू 25 से 30 के बीच में होनी चाहिए और मुझे x की वैल्यू चाहिए। अगर x की वैल्यू चाहिए तो मुझे डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लग रहा है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आना था। दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मैं ये जो रेसिप्रोकल वाला रूल है ये लगा दूं, किसी दिन हो सकता है मुझे रेसिप्रोकल वाला रूल याद ना हो, जिस दिन रूल याद ना हो उस दिन मैं ये सोच सकता हूं कि चलो कोई बात नहीं, मुझे ये तो पक्का पता है ना कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, बात सही, कुछ मिलाओगे तभी कंसंट्रेशन कम होगी, तो x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1125 में कुछ मिलाया ही है, तो 1125 प्लस समथिंग पॉजिटिव वैल्यू। अब सबको इसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं ये स्टेप नहीं करता तो मैं क्या करता, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं करता सबको 1125 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मुझे पक्का पता है पॉजिटिव है, इसलिए रिस्क नहीं है। अगर मुझे x की वैल्यू ना पता होती ना तो ये रिस्की है, मैं सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता कि भाई ये नेगेटिव भी तो बन सकता है, x की वैल्यू -2000 लिख दूं तो फिर तो हो गया नेगेटिव, पर यहाँ पे x की वैल्यू -2000 हो नहीं सकती, तो मुझे पक्का पता है x पॉजिटिव है, तो आप इससे दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो अगर मुझे फॉर्मूला ध्यान ना होता ही रेसिप्रोकल वाला तो मैं ये करता, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर बचेगा 45 टाइम्स 1125 और इधर बचेगा हमारे पास 30 टाइम्स दिस, ये भी कर सकता था, और उसके बाद बस थोड़ा लेंदी होता पर आंसर उससे भी आ जाता। मैं इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करता, इन इनइक्वालिटी को अलग से, एक x की वैल्यू यहां से आती, एक x की वैल्यू यहां से आती, दोनों सेम वैल्यूज आने वाली थी, पर मेरे पास फॉर्मूला था तो मैंने उसको यूज कर लिया कि अगर मुझे पक्का पता है पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इनइक्वालिटी के बस साइन उल्टे हो जाएंगे, जो साइन लेस देन का था वो बन जाएगा ग्रेटर का, और जो साइन लेस देन का था वो बन जाएगा ग्रेटर का। तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज हो गए, फिर x की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई हमारे पास कि उसके बाद तो मुझे डिनोमिनेटर हटाना था, पॉजिटिव नंबर था सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए इधर आया, इसलिए इधर आया, यहां से उड़ गया। 1125 था इसमें एडिशन में, तो 1125 सब्ट्रैक्ट कर दिया इधर भी और इधर भी, तो 1 बाय 1 करना है, सीधा पहले 1125 सब्ट्रैक्ट मत कर देना, ये बेसिक मिस्टेक मत कर देना कि इसमें पहले मैं 1125 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। देखो अगर ऐसा लिखा हो 3 इज ऐसा कुछ लिखा हो 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 5 इज ग्रेटर देन 7, कुछ ऐसा लिखा हो, तो इसमें पहले अगर आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो गड़बड़ है, क्योंकि -2 अगर करोगे तो ये -2 इसमें होगा और एलसीएम लेके ये ऊपर बनेगा -10, तो हमेशा ऑर्डर सही रखना है कि पहले किसको सब्ट्रैक्ट करना है, पहले किसको डिवाइड करना है। तो अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले मैं 5 को हटाऊंगा, डिवाइड में हटाना है, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 35 बचेगा 2 प्लस एक्स। अब मुझे 2 को हटाना है, आप पहले 2 को नहीं हटा सकते,
बस सही। अब 2 को हटाना है तो सब में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13, 33 और x की वैल्यू कुछ ऐसी बनेगी। हालांकि हमने लिखा ही गलत हुआ है, तो इस वजह से इस तरीके से सिंप्लीफाई करना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में आप चीजों को कर रहे हो। तो पहले मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, ऊपर बचा 1125 प्लस एक्स, फिर 1125 को सब्ट्रैक्ट किया, बचा x। वो x की वैल्यू फिर कैलकुलेट करके आती है 900 से 562.5। 400 आ रही थी, 900 आ रही थी। 225 इंटू 4, 225 इंटू 2 बनेगा 450, 450 इंटू 2 बनेगा 900। कौन से 45? ये इनको हमने ये 1125 सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो मैंने 1125 को कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा 45/25 -1 क्योंकि 1125 सब्ट्रैक्ट किया ना, ये लिखा हुआ था 45 इंटू 1125 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1125, ये लिखा हुआ था ना। तो 1125 को मैंने कॉमन निकाल लिया, ये बचा 45/25 -1। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 45 - 25, 45 - 25 बनेगा 20, वही वाला 20 यहाँ पे लिखा। तो इसमें भी 1125 को कॉमन लिया हुआ है, ये बचा 45/30 -1, तो 45/30 -1 15/30, इसलिए शॉर्ट में लिखा। क्लियर है? समझ में आया? और कोई पार्ट है जो दोबारा बताओ? और क्वेश्चन करना है इसका वर्ड प्रॉब्लम का या आगे चले? चलो एक और करा देते हैं, आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो तो। चलो एक और क्वेश्चन करो। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज, longest side of triangle is 3 times the shortest side, 3 times the shortest, 3 times the shortest side. Third side is 2 centimeter shorter than longest side. If perimeter of triangle is at least 61 centimeters, find the minimum length of shortest side. Find minimum length of shortest side. 9 करेक्ट, सही जवाब। देखो इन बातों को इनइक्वालिटी में लिख के देखो और फिर चेक करो कि कैसे सॉल्व करना है। लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट, और एक बची हुई है उसको शायद ये थर्ड बोल रहा है। तो एक लॉन्गेस्ट है, एक शॉर्टेस्ट है और एक थर्ड साइड है, जो बची हुई साइड उनके बारे में है। तो मान लो लॉन्गेस्ट का नाम रख लो, शॉर्टेस्ट का नाम रख लो, थर्ड साइड का नाम रख लो। लेट अस से लॉन्गेस्ट का एल रख देते हैं, शॉर्टेस्ट का एस रख देते हैं, थर्ड साइड का किसकी वैल्यू निकालनी, शॉर्टेस्ट साइड की निकालनी है, फिर शॉर्टेस्ट को एक्स मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स मान लेते हैं शॉर्टेस्ट, वाई मान लेते हैं लॉन्गेस्ट और जेड मान लेते हैं थर्ड साइड। लिखते चलो जो वो बोल रहे हैं। लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। कहां है लॉन्गेस्ट साइड? वाई इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट, 3x होना चाहिए, पहली बात लिख ली। दूसरी, द थर्ड साइड इज, थर्ड कौन है? z, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट कौन सा है? y, y से कितना? 2 सेंटीमीटर कम, तो सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहे हैं, ऐसे लिख लिया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, क्या होता है पेरीमीटर? बाउंड्री की लेंथ। बाउंड्री क्या होती है? सम ऑफ 3 साइड्स हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं जो पेरीमीटर है x + y + z, वो एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है। एटलीस्ट का मतलब है कि 61 हो या 61 से ज्यादा हो, कम से कम 61 तो है। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ
शॉर्टेस्ट साइड, तो x की वैल्यू बतानी है हमें क्या होनी चाहिए, ढूंढ लेते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की तो वैल्यू ही निकालनी है, यूं ही रखते हैं, y की वैल्यू 3x, z की वैल्यू y माइनस 2, y की वैल्यू 3x है तो इसे लिख सकते हैं 3x माइनस 2, y की वैल्यू 3x है तो z बनेगा 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61 होना चाहिए, तो यहां से बनेगा 7x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 7x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये बनना चाहिए, तो यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, मिनिमम कम से कम 9 तो होना ही चाहिए। बात सही। इनइक्वालिटीज में क्योंकि ट्राइंगल की बात चल रही है तो एक ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी भी होती है, कुछ आइडिया है, ध्यान है, ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी क्या बोलते हैं, सम ऑफ टू साइड्स हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होती है, तो कभी अगर ट्राइंगल का क्वेश्चन हो और जरूरत पड़ जाए तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो पैर उठा लो, एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ये इनइक्वालिटी में हमारी हेल्प कर सकता है किसी दिन, जब वेक्टर्स पढ़ोगे तब वेक्टर्स में बहुत हेल्प करता है, वहां से एक इनइक्वालिटी आती है, जब वेक्टर्स में फिजिक्स में आप पढ़ोगे, वेक्टर्स चल रहा होगा शायद फिजिक्स में, बेसिक मैथ वाला पार्ट चल रहा, उसमें वेक्टर्स आएगा, तो ये वेक्टर्स की इनइक्वालिटी भी होती है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, अगर इक्वल हो जाए सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड फिर क्या होता है, हाँ अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर हो जाए फिर क्या होगा, वो तो स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, तब पाइथागोरस बेचारा कह रहा है क्या इस बात पे कैसे बोल रहा है, दो का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो तब पाइथागोरस होगा, दो साइड्स का सम तीसरी साइड के बराबर आ जाए ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, क्या फॉर्म होगा फिर, स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर दो साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल है तो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, इमेजिन करो ऐसा है, ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड, जैसे मैंने फोल्ड करके ऊपर रखा हो उसे, दिस प्लस दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, क्योंकि अगर मैं इसको यहां पर मान लो कि हिंज लगा रखा है, एक छोटा सा पेंच लगा रखा है, अगर मैं इसको फ्लैट करूंगा तो इन दोनों का सम इससे आगे जाएगा, बात सही, पर अगर इन दोनों का सम मैं छोटा करता जाऊं, इनको नीचे लेके आता जाऊं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा दिस प्लस दिस, पहली साइड प्लस दूसरी साइड का सम अगर थर्ड साइड के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे, तभी तो दो लाइन सेगमेंट्स का सम होगा ना, ए और बी अगर एक लाइन है ए बी और उसके बीच में एक पी पॉइंट है, तो ए पी प्लस पी बी ए बी के बराबर है, सम ऑफ टू साइड्स अगर थर्ड साइड के बराबर है तो ये स्ट्रेट लाइन की कंडीशन हो जाती है, तो इसको ध्यान रखा जा सकता है, तो इसलिए हमेशा ग्रेटर बोला जाता है कि ट्राइंगल बनेगा तो ग्रेटर रहेगा, अगर इक्वल हो गया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, अगर उससे भी छोटा हो गया तो इसमें से कोई शेप नहीं बनेगी, ये जो कोना है वो बी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, फिर क्लोज लूप बनेगा ही। चलो